हाय, दिस इज़ अरुण कुमार शर्मा। आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। एंड हियर इज माय इंट्रोडक्शन, यू कैन रीड अबाउट मी। और इसमें ये जो बताया हुआ है टेलीग्राम पे ये चैनल शिक्षा_पथ, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को यहाँ लिख सकते हैं। बाकी मैं बता देता हूँ कि अगर आपका या आपके फ्रेंड सर्किल में किसी का गेट या ईएसी में सिलेक्शन हुआ हो, या फिर अगर उसका टीचिंग में इंटरेस्ट है और कहीं से वो मास्टर्स भी कर रहे हों, तो आप इस मेल पे या फिर टेलीग्राम पे पर्सनली मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं तो हमारा जो ये मिशन है इस पे हम और अच्छे से काम कर सकते हैं और इसको और आगे ले जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हियर इज द इंडेक्स। मैंने आपको बताया था कि हमने पूरे सब्जेक्ट को 5 पिलर्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से पहला पिलर हमने जो है कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अगला पिलर जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज, और इसमें हम डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक, दैट इज क्रॉस सेक्शन। तो देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है कि क्रॉस सेक्शन के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। अगर मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो उसमें काफी सारी चीजें आती हैं, और चीजों को अच्छे से समझने के लिए हमने बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज इनको छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। उसमें ही सबसे पहली चीज आती है पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं बात करूं तो यार नाम में लिखा हुआ है पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करेगा उसकी सरफेस पे, यानी कि उसके मटेरियल कैसा है, उसके रफनेस या फिर स्मूथनेस कैसी है। इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम इनको जो है डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहली चीज आती है वो आती है फ्रिक्शन, यानी कि जब भी आपका व्हीकल यहाँ पे रोडवे पे ऊपर यहाँ पे रन करेगा यहाँ पे, तो उसके बाद वहाँ पे कितना फ्रिक्शन जो है हमारी सरफेस वो ऑफर कर रही है। यार ये चीज़ जरूरी क्यों होती है? मैंने आपको रेलवे में भी बताया था कि ड्राइविंग व्हील के केस में हमारा फ्रिक्शन अच्छा होता है और रोलिंग व्हील के केस में हमारा फ्रिक्शन बेकार है। लेकिन अब अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि मतलब फ्रिक्शन हमें यहाँ पे इसलिए जरूरी चाहिए होता है कि हमारा जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है उसमें हमारा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका फ्रिक्शन नहीं होगा तो मतलब आपका जो व्हीकल है वो स्टॉप नहीं होगा, उसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसमें दो मेन चीज आती है। इसमें पहली जो चीज आती है वो आती है कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हमारा जो फ्रिक्शन है वो कितना मिल रहा है। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की बात करें तो सपोज करिए यहाँ पे आपका व्हीकल कहीं भी जा रहा है और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो इसको फ्रिक्शन सरफेस ऑफर करेगी वो डिपेंड करेगा दोनों का जो मटेरियल है वो कैसा है, आपका जो है मतलब आपका जो टायर है उसका प्रेशर कितना है, आपका जो है टेम्परेचर है उस टाइम पे वो कितना है, आपके सरफेस की कंडीशन क्या है, वो वेट है या ड्राई है। बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो इन सब के बेसिस पे मतलब जो हमारा आईआरसी मैंने आपको बताया था, इंडियन रोड कांग्रेस, उसने जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वो हमें बता रखा है। इसको म्यू बोलो या फिर एफ बोलते हैं जनरली, और इससे हम इसको डिनोट करते हैं। और ये जो वैल्यू आती है ये आती है 0.35 से 0.4। तो ये यहाँ पे रेंज इसलिए दिया हुआ है कि मतलब ये वेट और ड्राई के केस में अलग अलग हो जाएगा, लेकिन हमें जो है विंग ऑन सेफर साइड हमें 0.35 मान के चलना है इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ये वर्स्ट कंडीशन है जब आपका रोडवे जो है वेट होगा और मतलब आपका जो टायर है वो भी अगर खराब है। और जो सेकंड केस होता है वो इसमें आता है कि मतलब जो आपका होगा लेटरल डायरेक्शन में। ये चीज़ जरूरी होती है जब आप यहाँ पे कोई कर्व ऐसे नेगोशिएट करेंगे। तो कर्व नेगोशिएट करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको रेलवे में बताया था कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ आ जाता है, और उसकी वजह से जो हमारा लेटरल फ्रिक्शन है वो हमारा पिक्चर में आता है। अगर मैं बताऊं वैल्यू की, तो यार ये जो वैल्यू होती है हमारी लेटरल फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है इसकी वैल्यू होती है 0.15। ये भी आपको याद रखनी है। अब इसमें सेकंड चीज आती है स्किड एंड स्लिप। अब यार अगर इसकी बात करें तो मतलब स्किड एंड स्लिप में डिफरेंस क्या होता है ये आपको ध्यान होना चाहिए। स्किड की अगर मैं बात करूं तो यार इसका मतलब होता है मतलब जब भी आपका जो है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ज्यादा होगा सरकमफ्रेंशियल मूवमेंट से। ये चीज आपको जब फील होगी जब सपोज करिए आप यहाँ पे मतलब किसी भी रोडवे पे ट्रेवल कर रहे हैं और सडनली आपने यहाँ पे जो है ब्रेक्स अप्लाई कर दिए। ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो है ये हमारा जो भी मतलब व्हील है ये मतलब ऐसे स्किड होता हुआ जाता है और रोल नहीं होता है। इसी चीज को हम स्किडिंग बोलते हैं। और ये चीज आपके जो है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी देखने को मिल सकती है। सपोज करिए यहाँ पे आप कोई कर्व ऐसे नेगोशिएट कर रहे थे तो आपको हो सकता है यहाँ पे लेटरल डायरेक्शन में स्किडिंग देखने को मिल जाए, और ये जब मिलेगा जब आपका जो है सुपर एलिवेशन कम होगा, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स से। दूसरी कंडीशन जो इसमें दी हुई है वो है हमारा जो है स्लिप। अगर स्लिप की बात करें तो यार ये होता है, इसकी कंडीशन है जब आपका सरकमफ्रेंशियल
मूवमेंट ज़्यादा होगा और जब लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट से, यानी कि सपोज करिए आप यहाँ पे कोई भी व्हील है और मतलब इसको आगे जैसे आपने कुछ भी एक्सेलरेशन दिया या फिर आपने जस्ट अपने बाइक को स्टार्ट किया, तो मतलब कई बार क्या होता है कि अपनी जगह पे ऐसे जो है रोल हो जाता है व्हील और आगे नहीं बढ़ता है। तो यार आप खुद से सोचो कि ये कंडीशन कब आ सकती है। ये कंडीशन तब आ सकती है जब आपके यहाँ पे जो रोड है ये आपका नीचे और ये व्हील के बीच में अगर फ्रिक्शन आपको कम मिला, तो उस केस में आपको जो है ये स्लिपिंग वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब यार ये फ्रिक्शन आपको कब कब कम मिल सकता है, अगर आप सोचो तो हो सकता है आपका ये जो रोड सरफेस है ये आपका वेट हो। दूसरे केस में हो सकता है कि आपका ये जो व्हील है ये वोर्न आउट हो गया हो, जो चीज यहाँ पे दिखाई हुई है। हो सकता है आपका ये जो दूसरा पिक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है इस साइड में, ये वाला आपका टायर हो, और उस केस में क्या होता है कि आपके ये जो यहाँ पे ग्रूव्स या फिर ये जो मतलब क्या बोलते हैं ट्रेड्स बने होते हैं ये आपके खराब हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो है आपका जो वेट सरफेस होता है उसमें आपका फ्रिक्शन नहीं आता है। इन दोनों में अगर आपको कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, जब भी आपका सरफेस जो है वेट होता है उस कंडीशन में हमारा न्यू टायर होता है वो अच्छा रहता है, क्योंकि वो क्या होता है कि ऐसे सपोज करिए यहाँ पे वाटर है तो इसमें ये ग्रूव्स ऐसे अंदर घुस जाते हैं और अपना कुछ कुछ ऐसे फ्रिक्शन बना लेते हैं। लेकिन अगर आपका ड्राई सरफेस है, ड्राई सरफेस के केस में आपका जो है ये वोर्न आउट व्हील यानी कि जो पुराना टायर है, ओल्ड वाला टायर है, ये हमारा जो है ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करता है, क्योंकि इसमें ये जो कॉन्टेक्ट एरिया है यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाता है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है कौन से केस में कौन सा ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करता है। आगे देखते हैं, सी यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो यार मतलब हम जो हमारी पेमेंट की सरफेस होती है उसको मतलब इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो दिन के टाइम पे भी और रात के टाइम पे दोनों में हमारा सेफ रन हो सके। तो जब भी आपका व्हीकल यहाँ पे ऐसे सपोज करिए इस जो है हाईवे पे जो मूव कर रहा है, तो दिन में तो आपको प्रॉपरली सब कुछ विजिबल होगा, आपका रोड भी विजिबल है और आपको जो है बाउंड्रीज भी विजिबल है। अगर मैं बता दूं तो यार इसमें जो ये व्हाइट स्ट्रिप होती है ये इधर वाली, ये जो एंड पे होती है ये हमारी व्हाइट स्ट्रिप बताती है रोड के मार्जिन को, यानी कि यहाँ पे आपका रोड जो है खत्म हो जाता है, और आपका ये जो सेंटर में ऐसा 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 मार्किंग होता है व्हाइट कलर की जो स्ट्रिप्स होती हैं ये आपके अलाइनमेंट को बताती हैं, यानी कि इसको फॉलो करते हुए आप जो है व्हीकल चलाते हैं। ऐसे मतलब आपको लेफ्ट टर्न होना है, राइट टर्न होना है, मतलब ये सब हेल्प करता है आपको जो है प्रॉपर अलाइनमेंट के हिसाब से मूवमेंट में। लेकिन प्रॉब्लम आती है रात में। अगर मैं बात करूं तो यार रात में अगर आप वर्स्ट कंडीशन लो तो सपोज करिए रात के टाइम में भी नाइट टाइम प्लस में जो है आपका सरफेस है ये वेट है, यानी कि सपोज करिए बारिश का टाइम है, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो आपका टॉप सरफेस होता है रोड का ये आपका होता है ब्लैक कलर का, और अगर ये ब्लैक कलर का है तो इसकी रात को जो है विजिबिलिटी बहुत ही पुअर हो जाती है, और उसकी वजह से चांसेस हैं कि मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या फिर आपका जो है व्हीकल है वो ऑफ ट्रैक हो जाए, मतलब नीचे उतर जाए रोड से। तो उस चीज को ध्यान में रख के ही यहाँ पे ये जो कलर है इनका सेंटर लाइन वाला और ये जो एंड पे जो स्ट्रिप्स बनाई है इनका कलर हमने व्हाइट रखा है, क्योंकि ये ग्लेयरिंग इफेक्ट देता है जब भी आपका नाइट टाइम होता है या फिर आपका रोड जो है वेट होता है। उसके इसमें मतलब जब भी आपकी फ्लैश लाइट यहाँ पे पड़ती है तो मतलब आपके आईज में कुछ स्ट्रेन्स आएगा, और मतलब उसी को हम क्या है ग्लेयरिंग इफेक्ट बोलते हैं, और उसकी वजह से आपको पता लग जाता है कि आपका जो है रोड का अलाइनमेंट है वो किस साइड में जा रहा है, और आप उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट देखते हैं, इसमें लिखा हुआ अनइवननेस। यार अगर आप सोचो तो हमारा जो आइडियल रोडवे है, हम ये चाहते हैं कि हमारा रोडवे बिल्कुल एकदम मतलब अच्छा होना चाहिए, उसमें ऐसे मतलब अनइवननेस ऐसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी अगर आप मैं बताऊं तो यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि आपका जो कंफर्ट है वो खराब हो जाएगा। मतलब आपको ऐसे ऊपर नीचे से मतलब ऐसे अंडुलेशंस फील होंगे, और उसकी वजह से मतलब आपको लगेगा कि आपका राइड जो है कंफर्टेबल नहीं है। इसमें दूसरा जो इसका प्रॉब्लम है वो है आपका फ्यूल एफिशिएंसी। मतलब आप खुद से सोचिए अगर आपका मतलब ऐसे यहाँ पे काफी ज्यादा अंडुलेशंस होंगे तो उसकी वजह से ये मतलब सरफेस है ये ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा आपके व्हीकल को, और उसकी वजह से जो है आपका फ्यूल एफिशिएंसी है वो घट जाएगा। तीसरी चीज जो इसमें आती है वो आती है सेफ्टी। सपोज करिए बहुत ही ज्यादा अंडुलेशंस हैं यहाँ पे रोडवे में, तो हो सकता है कोई भी मतलब बाइक वाला या फिर कुछ हाई स्पीड में आए तो वो मतलब उसका जो है बैलेंस बिगड़ जाए और कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। एक और इसका लिमिटेशन बड़ा ये है कि मतलब आपका जो है व्हीकल का वो मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सोचिए अगर आप जो है नई अपनी गाड़ी को ऐसे खराब से रोड पे चलाएंगे तो मतलब वो जल्दी खराब हो जाएगी और उसकी सर्विसिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो वियर एंड टियर बढ़ जाता है। तो ये तो आपने पढ़ लिया कि अनइवननेस क्या चीज है, बट नेक्स्ट चीज आती है कि इसको मेजर कैसे करेंगे। तो यार यही चीज यहाँ पे बताई हुई है कि इसको मेजर करने के लिए जो है
CRRI जो मैंने आपको बताया था, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने ये एक जो है असेंबली बनाया, इसको बोला था बम्प इंटीग्रेटर। ये क्या करता है, मतलब ऐसे ये कुछ ऐसा असेंबली होता है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इस पिक्चर में ऐसे दिखाया हुआ है, और इसको मतलब हम कुछ भी ऐसे जो व्हीकल के पीछे से लगा देते हैं, और मतलब फिर उसके बाद जो है टेस्ट रन करते हैं जो भी हमारा रोडवे होता है उस पर। और ये काम कैसे करता है, अगर यहाँ थोड़ा सा बता दूं तो मतलब इसमें कुछ है, यहाँ पे ऐसे कुछ जो है सपोर्टेड होता है, कुछ पेंडुलम जैसा या फिर कुछ ऐसा बोल सकते हैं, और इसमें कुछ ऐसे ये स्प्रिंग जैसी अटैच होती है, जहाँ पे भी ये व्हील ऐसे ऊपर नीचे मूव करेगा तो वो मतलब यहाँ में इसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर लगा होता है, तो वो जो है आपका मतलब ऐसे कम्युलेटिव रिकॉर्ड करता हुआ जाता है और आपको फाइनल रिकॉर्डिंग दे देता है। इसको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर पर किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर में आपका टोटल वर्टिकल, यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे इतना आया, यहाँ पे ऐसे टोटल कम्युलेटिव अंडुलेशन कितना आया। इसकी लिमिट जो IRC ने बता रखी है, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, मतलब जो हमारा अंडुलेशन है वो 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यार ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है हमारी एलिमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन में कैम्बर और क्रॉस स्लोप। ये बहुत ही जरूरी है, जो है आपके यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो थोड़ा सा देख लेना इसको अच्छे से। इसमें क्या है कि मतलब सबसे पहली चीज आती है कि कैम्बर क्या होता है। अगर मैं बता दूं तो यार हमारा जो रोड्स होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जो मैंने आपको ट्रेस गार्ड और फिर रोमन रोड्स वगैरह हर सब जगह डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था क्रॉस स्लोप होता है। ये हम ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड करते हैं, ताकि मतलब आपका ये जो अगर रोड सरफेस है, अगर आपने इसको मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल रख दिया तो यहाँ पे जो है वाटर है ये ड्रेन आउट नहीं होगा, और ये जो आपकी नीचे इसकी सब्सिक्वेंट लेयर्स हैं इनमें मतलब ये नीचे ऐसे जा सकता है और उनको अफेक्ट कर सकता है। तो इसको सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे क्रॉस ड्रेनेज देंगे, ये मतलब ऐसे क्रॉस ड्रेनेज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और इसी को हमने कैम्बर बोला है। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है कि मतलब इसका शेप कौन सा होगा, कि आप स्ट्रेट लाइन भी ऐसे रख सकते हैं या फिर ऐसे पैराबोलिक रख सकते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है, पहला देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, सेकंड इसमें बताया हुआ है कि पैराबोलिक रख सकते हैं, तीसरा जो इसमें बताया है कि मतलब कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। तो ये किस चीज पे डिपेंड करेगा। अगर मैं आपको बता दूं तो यार जो मैंने आपको बताया कि पैराबोलिक है, ये हम देते हैं जनरली जब हमारा जो ट्रैफिक है वो हमारा होता है फास्ट मूविंग ट्रैफिक। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि ये जो फास्ट मूविंग ट्रैफिक हमारा जहाँ पे ज़्यादा होगा उस केस में हम पैराबोलिक कैम्बर प्रीफर करते हैं। ये क्यों करते हैं अगर आप सोचो तो यार मतलब क्या है कि जब भी सपोज करिए आपका एक व्हीकल यहाँ है और दूसरा व्हीकल यहाँ से इसको ओवरटेक करने का ट्राई कर रहा है, बी व्हीकल इसको ओवरटेक करने का ट्राई कर रहा है, तो मतलब इसको इजीली ओवरटेक कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब स्मूथली आपका ये जो कैम्बर है ऐसे प्रोवाइड किया हुआ है, और मतलब ये ऐसे जो है सेंटर में आ सकता है और वापस अपनी लेन में जा सकता है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो यार जो स्ट्रेट लाइन कैम्बर है ये जनरली हम प्रोवाइड करते हैं स्लो ट्रैफिक के केस में, यानी कि जहाँ पे हमारे गांव में जो रोड्स होते हैं, सपोज करिए जहाँ पे बैलगाड़ी वगैरह ही जनरली चलती है, तो वो तो क्या है ओवरटेक वगैरह नहीं करती है इतना, तो वो मतलब ऐसे इधर है तो वो इधर ही जनरली चलेगा। तो उस केस में हमें ये जो पैराबोलिक जो कैम्बर है उसका मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने ये जो स्ट्रेट कैम्बर है ये ही प्रोवाइड करेंगे। और उसका रीजन ये भी है कि यार ये जो पैराबोलिक कैम्बर है ये ऐसे मतलब ऐसे प्रोवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मतलब अगर आप सोचो तो क्या है कि ये पैराबोलिक ज्योमेट्री हर जगह मेंटेन करना भी थोड़ा मतलब मेंटेनेंस वगैरह भी इसका बढ़ जाता है। तो अब अगर हमको जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेट लाइन ही प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक। तो मतलब हमने क्या किया कि इसमें जहाँ पे मिक्स्ड टाइप का ट्रैफिक होगा वहाँ पे हम ये दे देते हैं। तो मतलब इससे क्या है कि हमारे दोनों एडवांटेज मिल गए, कि जो हमारा फास्ट मूविंग ट्रैफिक है वो यहाँ पे चलेगा इधर जो पैराबोलिक वाला पोर्शन है, और जो हमारा स्लो ट्रैफिक है सपोज करिए कोई बाइक या फिर बैलगाड़ी वगैरह वो हमारे ऐसे साइड में चल लेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो यार ये थे कि मतलब कौन सा हमें कब अडोप्ट करना है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि अडोप्ट करेंगे तो शेप तो हमारा डिसाइड हो गया, बट नेक्स्ट चीज आती है कि ये मतलब हमारा जो है मैक्सिमम वैल्यू एट द सेंटर, जिसको हम क्राउन बोलते हैं या फिर इसको हम YC बोल देंगे, हाइट एट द क्राउन, मतलब ये कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। अगर मैं बताऊं तो यार सपोज करिए अगर हम इसको जो है टोटल विड्थ को अगर W बोल रहे हैं तो क्राउन का रिलेशन इससे क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए ये वाला केस, यानी कि स्ट्रेट लाइन वाला। इसमें अगर मैं बताऊं तो यार ये जो हमने पढ़ा था कि स्लोप क्या होता है टेन थीटा, अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा 1/n। अगर यहाँ पे आप ऐसे देख रहे हो ये 1 राइज हो रहा है n जो है लेंथ के बाद,
तो टेन थीटा इक्वल टू 1/n, और अगर हम इसको वाई सी बोल रहे हैं तो वाई सी इक्वल टू ये है आपका आधा, अगर विड्थ ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा W/2, ये चीज़ है आपकी W/2। तो यार यहाँ से अगर वाई सी आप कैलकुलेट करोगे तो ये W/2 इंटू एन ये चीज़ आपकी आ जाएगी, यानी कि ये हाइट एट द क्राउन आ गया है आपका, सेंटर लाइन पे जितना आपको हाइट देना है उतना आ गया है। और ये चीज़ आपकी कांस्टेंट रहेगी, आपका अगर या स्ट्रेट लाइन हो या फिर आपका जो है पैराबोलिक हो या फिर आपका जो है कॉम्बिनेशन हो, उस तीनों केसेस में वाई सी कॉन्स्टेंट रहेगा, बस उसका जो है शेप है वो वेरी करेगा। तो अब बात करते हैं हम जो है पैराबोलिक कैम्बर की। तो यार इसकी बात करें तो सपोज करिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे इसको एक्स एक्सिस बोल देता हूँ और इसको वाई एक्सिस बोल देता हूँ। तो हमने पढ़ा होता है तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर हम बोलते हैं, मतलब जो पैराबोला की इक्वेशन होती है। इसमें y अगर मैं बात करूँ तो x इक्वल टू अगर W/2 में पुट करूँ, यहाँ से अगर आप 0 मानो, इधर से W/2 पुट करो, तो x इक्वल टू 0/2 पे आपको y की वैल्यू कितनी मिल रही है, y इक्वल टू वाई सी हो जाएगा, और वाई सी की वैल्यू हमने निकाला था W/2n। अगर यार आप इसको इस इक्वेशन में पैराबोला की इक्वेशन में रख दोगे तो y इक्वल टू 2y/2n इज इक्वल टू a इंटू में x की वैल्यू है हमारी W/2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/n इंटू W। अगर आप इसको a को वापस अगर इस इक्वेशन में पुट कर देते हो तो यहाँ से आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन में एन डब्ल्यू। यार ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा सीधा का सीधा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी इन सब इक्वेशंस में आपको ध्यान रखना है कि जो 1/n है ये है आपका टेन थीटा, और आपको जो क्वेश्चन में दिया होगा सपोज ऐसे देगा 1 इन 250, ये आपका जो है कैम्बर है। तो इस केस में n क्या है, n सिर्फ आपका 250 है। तो जब भी आप मतलब वाई सी निकालें तो आपको समझ जाना है, या फिर आपको जो है वो परसेंटेज में देगा तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो तीन चीज़ थी ये आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे यार यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर कैम्बर इतना ही ज़रूरी है कि आपको जो है पूरा वाटर ड्रेन आउट करना है, तो आप मतलब कितना भी दे दीजिए, बहुत ज़्यादा दे दीजिए, यहाँ पे सपोज करिए 10% दे दीजिए, तो उससे भी कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब उसका भी कुछ एक लिमिट है क्या? तो यार बिल्कुल, मतलब अगर आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे कैम्बर दे दिया तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। वो क्या क्या हो जाएंगी, सपोज करिए आपको कोई व्हीकल यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो यार मतलब उसको इतना ज़्यादा टिल्ट फील होगा कि उसमें मतलब जो अंदर पैसेंजर्स बैठे होंगे उनको मतलब कंफर्टेबल नहीं रहेगा राइड। दूसरा जो इसका प्रॉब्लम है वो है कि मतलब सपोज करिए यहाँ पे कोई भी ऐसे व्हीकल जा रहा था और मतलब अगर इसको ओवरटेक करना है तो मतलब इसको जो है बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट लगेगा कि इधर आओ, फिर मतलब क्राउन से बहुत ज़्यादा हाइट में वेरिएशंस आ जाएंगे, तो ये भी ओवरटेकिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरी जो प्रॉब्लम होती है वो है कि मतलब सपोज करिए आपने इतना ज़्यादा क्रॉस स्लोप दे दिया है कि यहाँ पे जो वाटर जो है साइड में जब ऐसे ड्रेन हो रहा है तो उसकी वजह से मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है कि मतलब यहाँ पे रट्स बनना शुरू हो गए हैं, ऐसे मतलब ड्रेन जैसा बना देगा ये। जब फ्लो होगा तो इतनी स्पीड से वाटर फ्लो होगा कि आपके सरफेस पे ही मतलब उसको खराब कर देगा, उसको वियर आउट कर देगा। तो ये सब चीज़ें हैं, उसकी वजह से मतलब आईआरसी ने क्या किया है कि अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं कि इतना ही आपको जो है कैम्बर रखना है। ये जो नीचे यहाँ पे टेबल दी है ये जो है रिकमेंडेड वैल्यूज ऑफ कैम्बर हैं, तो इतना हमें अडॉप्ट करना है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो सीधा सीधा आपको इतना मान लेना है और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। अब यार बात आती है कि मतलब इन्होंने आईआरसी ने जो है वो किस बेसिस पे दिया है। इसमें दो मेन फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया कि कैम्बर कितना होना चाहिए। इसमें पहला आता है कि टाइप ऑफ रोड सरफेस। अगर यार बात करूं तो सपोज करिए आपका ये जो भी मतलब आपने यहाँ पे कैम्बर दिया है ऐसा जो भी रोड सरफेस में, तो यार ये डिपेंड करेगा कि आपका रोड का सरफेस कैसा है। सपोज करिए आपका रोड सरफेस है केस 1 में बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्परमिएबल है, यानी कि आपका जो है वो हार्ड सरफेस है। सपोज करिए सीमेंट कंक्रीट का रोड है यहाँ पे, तो वो बिल्कुल इम्परवियस होता है। उस केस में क्या है कि आपका वाटर यहाँ पे अंदर घुस ही नहीं सकता है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कम जो है कैम्बर देंगे, क्योंकि आपका अगर वाटर थोड़ी देर बाद भी ड्रेन आउट हो जाता है, स्लोली भी ड्रेन आउट हो जाता है, तो वो आपके नीचे के लेयर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। वहीं पे दूसरी केस में अगर यहाँ पे सपोज करिए आपका ये जो बहुत ही परवियस है आपका जो है ये रोड सरफेस, सपोज करिए वाटर बाउंड मैकेडम है या फिर कुछ है, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में आ जाएगा। अगर यहाँ पे परवियस है तो उसकी वजह से क्या होगा कि मतलब ये जो है वाटर अंदर जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस केस में हम ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस वाटर को ड्रेन आउट किया जाए, और उस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे जो कैम्बर है वो ज़्यादा देंगे। तो यार यही रीज़न है। अगर आप इन चारों में देखो तो ऐसे ऊपर से जब भी नीचे आप आओगे तो यहाँ पे जो है कैम्बर की वैल्यू है, जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है।
वहीं पे जो दूसरा पैरामीटर इन्होंने अडॉप्ट किया है वो है रेनफॉल। अगर आप देखो तो मतलब जहां पे हैवी रेनफॉल होगा वहां पे आपने जो है कैम्बर ज्यादा दिया है, और जहां पे कम रेनफॉल होगा वहां पे आपने कैम्बर का रिकमेंडेड वैल्यू है वो कम रखा है। यार ये तो ऑब्वियस है कि जहां ज्यादा रेनफॉल होगा वहां हम जो है ज्यादा कैम्बर देंगे ताकि जो है वाटर इजीली ड्रेन आउट हो जाए। तो ये दो मेन चीज उन्होंने जिनके बेसिस पे जो है कैम्बर डिसाइड किए। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि मतलब सबकी वैल्यूज आपको यार याद ही रखनी है, यहाँ से कुछ भी यूज हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो पहला जो है सीमेंट कंक्रीट या फिर थिक बिटुमिनस सरफेस, ये बहुत ही जो है इम्परवियस सरफेस होती है, तो उस केस में आपको 2% इनफ है। लेकिन अगर आपका जो है वहां पे रेनफॉल भी कम है तो इससे भी थोड़ा कम यानी कि 1.7% भी आपको इनफ है। यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू दी हुई है ये आपका जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एक याद है तो आप कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड जो है इसमें है थिन बिटुमिनस सरफेस, तो इसमें क्या है कि ये थोड़ा ज्यादा परवियस होगा, तो इसके इसमें आपने क्या है थोड़ा बढ़ा दिया, 2 से 2.5 कर दिया है, और इधर ये है जो 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर वाटर बाउंड है तो ये और ज्यादा परवियस है, इसको बढ़ा दिया है, इसको 2.5 रख दिया है। वहीं पे अर्दन रोड है तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा रखना पड़ेगा, 4 और 3%। तो यार ये सब थे। इसमें अगर आपको थोड़ा सा याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये जो 2 है ये वापस से इधर आ जाता है, ये 2.5 इधर आ जाता है, और ये 3 इधर आ जाता है। इस तरह से आप इसको ये ट्रेवल को थोड़ा सा ऐसे रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ये 2015 में आया था। आई रिक्वेस्ट कि आप खुद से सोल्व करिए। आई होप आपने सोल्व किया होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है इन एन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, मार्क करते जाइए, ए स्टेट हाईवे ऑफ हाई बिटुमिनस सरफेस, इसने बता दिया है, विद 4 लेन 40 मीटर वाइड। तो यार इसने जो है डब्ल्यू भी आपको दे दिया, 14 मीटर वाइड, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ क्राउन ऑफ द रोड रिलेटिव टू द एजेस फॉर ए कंपोजिट कैम्बर। यार ये कंपोजिट हो, पैराबोलिक हो या फिर स्ट्रेट लाइन हो, किसी में भी जो है वाई सी यानी कि हाइट ऑफ जो है क्राउन है ये वेरी नहीं करता, ये सेम ही रहता है। और हमने ये पढ़ा था वाई सी की वैल्यू कितनी आती है, डब्ल्यू अपॉन में 2n, और डब्ल्यू क्या था यहाँ पे विड्थ था जो इसने दिया हुआ है 14, और बात आती है एन की। तो यार मैंने आपको बताया था कि उस टेबल में कि जो हाई बिटुमिनस सरफेस होता है और हैवी रेनफॉल के साथ उसमें होता है 2% हमारा कैम्बर। 2% मतलब है 2/100 यानी कि 1/50। तो इसमें एन की वैल्यू आ गया 50, तो 14 अपॉन में 2 इंटू 50। तो यार यहाँ से कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, 14 अपॉन में 100, ये मीटर में है तो यानी कि सेंटीमीटर में 14 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2015 में आया था। आई रिक्वेस्ट कि आप खुद से सोल्व करिए। आई होप आपने सोल्व किया होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 लेन डिवाइडेड हाईवे विद ईच कैरिजवे बीइंग 7 मीटर वाइड, यहाँ पे विड्थ बोला है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन ए जोन ऑफ हाई रेनफॉल। इन दिस स्ट्रेच द हाईवे हैज ए लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ 3%, इसने कुछ लॉन्गिट्यूडनल स्लोप दिया है 3%, एंड इज प्रोवाइडेड विद ए कैम्बर ऑफ 2%। व्हाट इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑन दिस हाईवे। यार ये चीज मैंने आपको वहां पे नहीं बताई थी। एक चीज और मैं बता देता हूँ कि ये जो होता है ना ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट होता है 2 टाइम्स ऑफ कैम्बर। ये आपको जनरलाइज फॉर्मूला याद रखना है। और ये जो ग्रेडियंट यहाँ पे है ये है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल कुछ ग्रेडियंट होता है। सपोज करिए आपका कुछ रोड है तो यहाँ पे आपने जो है कैम्बर दे दिया, और ये कैम्बर तो क्या है आपका क्रॉस स्लोप है, लेकिन जब ये वाटर ऐसे साइड में ड्रेन्स में आ जाएगा तो इसको ऐसे लॉन्गिट्यूडनली भी आपको फ्लो कराना पड़ेगा, और उसके लिए आप यहाँ पे इन ड्रेन्स में जो है ग्रेडियंट देते हैं, उसी को आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं। और अगर मैं बताऊं तो यार ये जो हमारा ग्रेडियंट होता है यहाँ पे ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, या फिर इसको लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट भी बोल देते हैं। तो अगर यहाँ इस फॉर्मूले में अगर कैलकुलेट करें तो 2 इंटू में अगर कैम्बर से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 यानी कि 4%, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ए। लेकिन यार काफी जगह मतलब आपको ऐसे भी इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि इसने लॉन्गिट्यूडनल स्लोप 3% ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये 4% कैसे हो सकता है। तो मतलब थोड़ा डाउट है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि इसने हाईवे का यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्लोप बोला है, तो हो सकता है ये मतलब ड्रेन का अलग होता हो। वैसे बात दोनों की सेम ही है, तो कंफ्यूजन है, इसका आंसर 3% भी हो सकता है। तो आप एक बार और खुद से चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लैंड बाउंड्रीज के बारे में बात की हुई है। तो यार अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब हमारा क्रॉस सेक्शन कुछ यहाँ पे ऐसा जो ऐसा दिखाया हुआ है ये ऐसा होता है, ये कुछ ऐसे यहाँ पे एम्बैंकमेंट ऐसे बनाया हुआ है। और अगर डिफरेंट बाउंड्रीज की अगर इसमें बात करें तो यार मैं आपको बता दूं, उसमें सबसे पहले आप डेफिनेशंस पे जाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है कैरिज वे, यानी कि ये जो विड्थ होती है ना आपकी, ये एक्चुअल में इतना रोड होता है आपका, इसको कैरिज वे बोलो या फिर पेमेंट बोलो, जिसपे आपका व्हीकल चलता है। इसके साइड में जस्ट आता है आपके शोल्डर। शोल्डर क्या होते हैं इनको मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे दोनों साइड में आपके शोल्डर होंगे, और शोल्डर के बाद जो आता है यहाँ पे वो आता है रोड मार्जिन। ये रोड मार्जिन क्या होता है इसकी बात अगर मैं करूं तो यार नीचे वाली इस फोटोग्राफ में देखिए, ये जो है ना आपका, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं
तो मतलब ये वाली जो टोटल विड्थ है, मतलब ये ऐसे बीच वाली रोड मार्जिन को ऐड करके इस विड्थ में क्या क्या चीज आती है वो यहाँ पे आप देखना। ये तो है आपका जो है टोटल, ये कैरिज वे आ गया इतना, और बीच में अगर आपका मीडियन है तो ये भी आ जाएगा, अगर आपका डिवाइडेड हाईवे है तो। बाकी जो आपका रोड मार्जिन है उसमें हो सकता है आपका साइकिल ट्रैक हो सकता है, आपका यहाँ पे फुटपाथ हो सकता है, या फिर जो है कुछ मतलब आपके जो है कर्व वगैरह हो सकते हैं। ऐसा मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे रोड मार्जिन में हो सकती है, उनको आगे हम और डिस्कस कर लेंगे। अगर यहाँ बाउंड्रीज की अगर मैं बात करूं तो यार ये तो हमारी हो गई थी मेन रोडवे, यानी कि एक्चुअल में आपका जो व्हीकल है यहां तक आ सकता है, इसके बाद में आपका व्हीकल नहीं आ सकता, यानी कि शोल्डर तक भी आपका व्हीकल इमरजेंसी के केस में जा सकता है। तो इसलिए ये जो विड्थ है ये है विड्थ ऑफ रोडवे। लेकिन अगर इसमें आप रोड मार्जिन ऐड कर दें तो ये जो आ जाता है ये है आपका राइट ऑफ वे। अगर यार आप नाम में देखो तो मतलब इतना जो लैंड है वो हम मतलब रोड बनाते टाइम इतना जो लैंड का विड्थ है ये एक्वायर करते हैं, और इसी की वजह से ये हमारा एक्चुअल लैंड है जो हमारा रोड अथॉरिटीज के पास होता है। इसीलिए हमने इसको बोला है रोड लैंड बाउंड्री, मतलब एक्चुअल में जो रोड का लैंड है वो इतना है। नेक्स्ट जो हमारा बाउंड्री दिखाया हुआ है इसमें वो है बाउंड्री लाइन। अगर मैं यार इसकी बात करूं तो ये रोड लैंड बाउंड्री के कुछ पीछे होता है, तो ये भी हमने मतलब एक अलग से बाउंड्री बनाई हुई है, और मतलब यहाँ के कुछ रूल्स हैं कि ये जो बीच का आपका गैप है यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होगा, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी, यानी कोई बिल्डिंग्स वगैरह कुछ नहीं बनेंगी, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको मतलब फ्यूचर में जो है कुछ भी यहाँ पे ऐसे इसको एक्सटेंड करना पड़ सकता है। आप अगर वाइडन करते हैं अपने हाईवे को तो उस केस में आपको बिल्डिंग्स वगैरह तोड़नी पड़ जाएगी। सेकेंडली मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपके कर्व्स वगैरह पे हैं वहाँ पे हो सकता है कि अगर यहाँ पे कुछ टेम्परेरी भी बन गया तो आपकी विजिबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। तो इसकी वजह से यहाँ का ये रूल्स बने हुए हैं कि इतने डिस्टेंस तक आप जो है किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद आती है कंट्रोल लाइन, ये जो है ये पीछे है कंट्रोल लाइन। तो ये यार ये कंट्रोल लाइन ये बता रही है नाम से कि यहाँ तक जो है रोड अथॉरिटीज के कुछ ना कुछ रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये जो कंट्रोल लाइन और जो बिल्डिंग लाइन के बीच का ये जो गैप है यहाँ पे आप कुछ टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जैसे कुछ खेती वगैरह या फिर कुछ ऐसा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे बिल्डिंग बना दी या फिर कुछ ऐसा, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आपको यहाँ तक भी एक्सपेंशन करना पड़ सकता है। तो यार ये जो दो तीन मैंने आपको बताया, रोडवे मैंने आपको बताया, राइट ऑफ वे मैंने आपको बताया, आपको रोड लैंड बाउंड्री बताई, बिल्डिंग लाइन बताई, कंट्रोल लाइन बताई, ये सब में आपको क्रिस्टल क्लियरिटी रखनी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक दो चीज यहाँ पे जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है हमारा रोड मार्जिन। आगे यहाँ पे आईआरसी के कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है विड्थ ऑफ कैरिज वे के लिए, तो देख लेते हैं। लिखा हुआ है सिंगल लेन में जो है आपका विड्थ ऑफ कैरिज वे जो बताया आईआरसी ने वो बताया मिनिमम 3.75 मीटर आपको देना पड़ेगा। ये किस बेसिस पे डिसाइड हुआ है यार, अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज करिए ये 3.75 मीटर का आपने कैरिज वे यहाँ पे दे दिया। ये जनरली आपको विलेजेस वगैरह मिल जाएगा जहाँ सिंगल लेन होती है। तो यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम डायमेंशन होता है व्हीकल का वो होता है हमारा 2.44 मीटर। तो यार ये 2.44 मीटर के बाद यहाँ पे आपको कुछ क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं, उतनी क्लियरेंस आपको रखनी पड़ेगी जितनी आईआरसी ने स्पेसिफाई कर रखा है। और उसके बाद अगर यहाँ पे ऐसे कुछ शोल्डर को भी थोड़ा ऐड कर दें तो अगर सामने से व्हीकल आएगा तो मतलब ये कुछ ऐसे साइड में हो जाएगा और जो है मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगे। तो उसी के बेसिस पे ये क्लियरेंस और उसके बेसिस पे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो सिंगल लेन होता है उसका मिनिमम विड्थ होना चाहिए 3.75 मीटर। अगर टू लेन है और वहां पे कर्व नहीं है, ये कर्व्स क्या चीज है, ये कर्व्स मैं आपको आगे बताऊंगा, वो है 7 मीटर। अगर वहां पे रेज्ड कर्व्स भी हैं तो कर्व्स का जो है वो ऐड हो जाएगा 7.5 मीटर। अगर यार यहाँ पे आप डायग्राम में अगर देख लो ये 7 मीटर को ही बताया हुआ है, मतलब ये डबल लेन है सपोज करिए, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके दो व्हीकल एक साथ चले, तो उस केस में आपको दोनों व्हीकल के बीच भी कुछ क्लियरेंस रखना पड़ेगा, वो यहाँ पे बताया हुआ है, और साइड में भी आपको क्लियरेंस रखना पड़ेगा। उसके बेसिस पे डिसाइड हुआ है कि जो मिनिमम है ये 7 मीटर होना चाहिए। अगले केस में 7.5 पढ़ लिया है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट कैरिज। तो यार ये सिंगल लेन और टू लेन के बीच वाला जो है कुछ अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि काफी जगह क्या है लैंड इतनी अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो उस केस में हम 5.5 मीटर प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है मल्टी लेन। अगर यार मल्टी लेन की बात करें तो यार ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सपोज करें आपको बोल दें कि 4 लेन का जो है वो विड्थ कितना होगा, तो यहाँ पे 3.5 मीटर पर लेन ये दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे 3.5 इंटू में 4,
ऐसे करके मतलब आप जो है आईआरसी के हिसाब से आप जो है विड्थ निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आईआरसी स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है विड्थ ऑफ रोडवे के लिए। तो यार पिछला जो था हमारा वो था विड्थ ऑफ कैरिजवे, ये है विड्थ ऑफ रोडवे। अगर यार बात करें रोडवे की तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मतलब रोडवे में क्या है, शोल्डर वगैरह भी ऐड हो जाता है। इसी तरह से अगर हम सिंगल लेन की बात करें तो हम क्या बोल देंगे इसको, विड्थ ऑफ जो है पेमेंट, विड्थ ऑफ पेमेंट या फिर कैरिजवे प्लस में शोल्डर्स। ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर डबल लेन होगा, सपोज करिए आपका मतलब अगर डबल लेन है यहाँ पे जो है कुछ ऐसा है, ये एक लेन इधर है और एक लेन इधर है और बीच में आपका जो है कुछ मीडियन भी है, यानी कि जो डिवाइडर जिसे हम बोलते हैं, अगर ये दोनों है तो उस केस में जो आपका यहाँ पे डबल लेन का जो रोडवे का विड्थ हो जाएगा वो विड्थ ऑफ पेमेंट प्लस में विड्थ ऑफ शोल्डर प्लस में जो है आपका वो मीडियन भी ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है विड्थ ऑफ रोडवे आता है और इसको आईआरसी ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि इतना होना चाहिए। तो यार ये सारी वैल्यूज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या फिर ये जो एमडीआर है इसका याद कर लीजिए, इससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पे टेबल में अगर देखें तो लिखा हुआ है इधर जो है ये जो आपका रोडवे का जो विड्थ दिया है इन्होंने, वो जो है आपका टेरेन पे भी डिपेंड कर रहा है। यार इन्होंने इधर दिया है प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, तो पहले इनको देख लेते हैं ये क्या है। अगर आपका जो है क्रॉस स्लोप किसी भी जो है टेरेन में अगर क्रॉस स्लोप 0 से 10% है, 0 से 10%, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं प्लेन टेरेन। अगर आपका जो है 10 से 25% है तो उस केस में हम बोलते हैं इसे रोलिंग टेरेन। अगर माउंटेनियस की बात करूं तो यहाँ होता है 25 to 60% आपका जो है क्रॉस स्लोप आपका यहाँ पे इतना होता है। और जो स्टीप टेरेन है वहां पे जो क्रॉस स्लोप होता है दैट इज ग्रेटर देन 60%। इसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि हमारा टेरेन कितना है। और यार अगर आप इसको टेबल में देखो तो मतलब हमारा जो अगर स्टीप टेरेन है तो उसमें क्या है कि हमने जो विड्थ जो रिकमेंड की है वो कम की है, क्योंकि वहां पे कटिंग्स वगैरह काफी ज्यादा हो जाती हैं। आप खुद से सोचिए पहाड़ों में मतलब रोड बनाना कितना डिफिकल्ट होता है और कॉस्टली होता है, तो उसमें वहां इतना चौड़ा चौड़ा रोड बनाएंगे तो जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो उसकी वजह से जो है रिकमेंड ही हमने कम किया है कि इतना जो है वो काफ़ी है। तो यार यहाँ से आपको इस टेबल से जो है आपको याद रखना है कि ये होता है, ये 12 मीटर होता है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे केस में। और यहाँ पे ये जो दिया है ये 6.25 है, ये सिंगल लेन के लिए है, और 8.8 ये है जो डबल लेन के लिए है। यहाँ पे एमडीआर में जो है 9 मीटर आ जाता है, इधर 4.75 मीटर आ जाता है। बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। यहाँ पे कुछ भी ऐसे ये जो मैंने बताया इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे यार रोड मार्जिन की बात की हुई है जो मैंने आपको बताया था कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ हम बात करते हैं उसकी। पहला इसमें दिया हुआ है कि शोल्डर। तो यार ये क्या होता है, ये आप यहाँ पिक्चर से देख लीजिए। यहाँ पे ये जो ऊपर ब्लैक दिखाया हुआ है ये है आपका मेन पेमेंट, यानी कि जहाँ पे आपका व्हीकल चलेगा। यहाँ पे अगर दोनों साइड में अगर आप देखो यहाँ, तो ये हमने शोल्डर बनाए हुए हैं। अब यार ये क्या चीज है, इसको क्यों बनाते हैं, अगर मैं बात करूं तो होता क्या है कि काफी बार मतलब हो सकता है कि आपका जो व्हीकल जो यहाँ पे ऐसे चल रहा है ये हो सकता है ऑफ ट्रैक हो जाए और मतलब गलती से थोड़ा इधर आ जाए। तो यार आपको ऐसा नहीं कि सडनली आपका जो है रोड यहाँ पे खत्म हो गया, तो उस केस में हो सकता है कि आपका जो व्हीकल है वो उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाए फिर कुछ ऐसा। तो मतलब उस चीज को ध्यान में रखते हुए तो आप यहाँ पे साइड में कुछ आपने जो है शोल्डर्स बना दिए हैं। दूसरा यूज अगर मैं शोल्डर का बताऊं तो यार आप ऐसे सोचिए, सपोज करिए यहाँ पे कोई व्हीकल है और इसमें मतलब इसके पार्ट्स में या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, तो इस व्हीकल को मतलब साइड में ऐसे आप लगाते हैं और फिर देखते हैं कि व्हीकल में क्या खराबी है। तो मतलब ऐसे सोचिए आपको यहाँ पे कुछ तो विड्थ देना पड़ेगा, कुछ मार्जिन देना पड़ेगा, तभी तो ये व्हीकल ऐसे साइड में आ पाएगा। तो इसलिए हमने शोल्डर यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। अब बात आती है कि कितना प्रोवाइड करेंगे, तो यार आप खुद सोचिए। अब आपको इस व्हीकल को यहाँ साइड में पार्क करके देखना है कि हाँ इसमें क्या मिस्टेक हुई है क्या। और जब ये यहाँ पे ऐसे खड़ा रहेगा तो आपका जो मेन ट्रैफिक है इस रोड पे वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यार हमने क्या किया है, हमने जो रिकमेंड किया है वो है हमारा 2.5 मीटर। ये मिनिमम विड्थ रिकमेंड किया आईआरसी ने, क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम डायमेंशन होता है व्हीकल का वो होता है 2.44 मीटर। 2.44 मीटर का हमारा मैक्सिमम विड्थ होता है व्हीकल का। तो अगर आप इस व्हीकल को यहाँ शोल्डर पे पार्क भी कर लेते हैं और उसमें चेक कर लेते हैं, तब भी आपका जो ट्रैफिक है मेन रोड पे वो अफेक्ट नहीं होगा, वो थ्रू चल सकता है। तो इस तरह से यहाँ इसकी विड्थ डिसाइड होती है। और अगर मैं बात करूँ इसके मटेरियल की और इसके जो है कलर की, तो यार ये जो है थोड़ा इन्फीरियर होता है मटेरियल तो यहाँ पे हमारा मेन रोड से। और ये जो होता है इसका कलर थोड़ा सा हम अलग रखते हैं मेन जो है मेन पेमेंट से, क्योंकि मतलब आइडेंटिफाई हो जाए ये इजीली कि अच्छा ये शोल्डर है और ये मेन पेमेंट है। दूसरी चीज ये कि इसको जो है हम एग्जैक्टली सेम मटेरियल का इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा हमें रफ रखना होता है।
ताकि मतलब जो भी व्हीकल यहाँ पे ऐसे चल रहा हो वो इसको नॉर्मल वर्किंग में यूज ना ले और सिर्फ इमरजेंसी के केस में ही यूज ले। ऐसा नहीं कि आधे टाइम तो जो है शोल्डर पे ही व्हीकल आपका चल रहा है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम थोड़ा इसको जो है रफ रखते हैं, यहाँ पे रफ राइडिंग रखते हैं थोड़ी सी। बाकी अगर मैं शोल्डर के कैम्बर की बात करूं तो यार जो हमारा मेन जो कैम्बर होता है यहाँ पे जो रोड पे, उससे हम जो ये शोल्डर का जो कैम्बर है वो थोड़ा सा स्टीपर रखते हैं। जनरली 0.5% स्टीप रखा जाता है, यानी कि अगर आपका मेन रोड का जो कैम्बर है सपोज करिए वो 2.5% है तो आप शोल्डर पे 3% देंगे, ताकि ये जो वाटर यहाँ से आया है वो यहाँ पे रुके नहीं और ऐसे क्विकली यहाँ पे जो है नीचे ड्रेन आउट हो जाए। तो यार ये सब था शोल्डर के बारे में, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहीं भी लिखने में आ सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रोड मार्जिन में अगर कुछ हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है आपका ले वाइज या बस वेज। अगर मैं इसको बताऊं तो यार अगर आप जैसे कहीं भी हिल स्टेशन वगैरह आप गए तो अगर वहां पे जैसे क्या होता है रोड पे आप जा रहे हैं तो बीच में क्या सीनिक ब्यूटीज पड़ती हैं, तो वहां पे ऐसे वो रोड को कुछ वाइडन कर देते हैं ताकि मतलब यहाँ पे जो है कुछ भी आप व्हीकल आप रोक सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं और फिर वापस ऐसे आके मेन रोड में मिल सकते हैं। तो यार ये सब मतलब थोड़ी एमिनिटीज होती हैं उनके लिए हम जो है ले वाइज बना देते हैं, कुछ नहीं है रोड को वाइडन कर देते हैं थोड़े से जो पार्ट के लिए। अगर बस वेज की बात करूं, बस वेज तो ये तो आपने दिल्ली वैली में काफी देखा होगा। यहाँ अगर इस फोटोग्राफ में अगर आप देखो तो यार मतलब ऐसे यहाँ पे जो है बस जा रही है तो हमने यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा रोड को ऐसे कर दिया ताकि ऐसे बस यहाँ पे आए, जो पैसेंजर्स हैं यहाँ पे ऐसे चढ़ेंगे उतरेंगे और ये वापस बस ऐसे चली जाएगी। अगर बात करें तीसरा जो लिखा हुआ है, तीसरा है ड्राइव वेज, तो यार इसकी अगर बात करूं तो ये मतलब ऐसा होता है सपोज करिए ये आपका कुछ हाईवे है तो यहाँ पे आप ऐसे कुछ जो है आपका पेट्रोल पंप वगैरह कुछ होता है तो उस केस में आप क्या करते हैं यहाँ से ऐसे निकालते हैं और ये वापस ऐसे आके जो है मेन हाईवे में ऐसे मिल जाता है। तो ये जो आपने यहाँ पे ऐसे कुछ साइड में से बना दिया अप्रोच रोड टाइप का, इसको ही हम ड्राइववेज बोलते हैं। जो फोर्थ लिखा हुआ है वो है पार्किंग लेन्स, तो यार ये कुछ नहीं है, मतलब हम जो है ये मेनली अर्बन एरियाज में प्रोवाइड करते हैं कि मतलब ये आपका रोड है यहाँ पे कुछ ऐसे अलग तरह के कर्व्स लगा देते हैं, उनके ऊपर से ऐसे माउंट होके मतलब जो है आपका व्हीकल यहाँ पे ऐसे पार्क हो सकता है रोड के साइड में ही, वो ही आपके पार्किंग लेन्स हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें साइकिल ट्रैक, तो यार ये कुछ नहीं है, मतलब ऐसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा पेमेंट हो गया था इधर और ये हमारा शोल्डर हो गया था, इसके बाद हमारा रोड मार्जिन आता है तो इसमें यहाँ पे आपको साइकिल ट्रैक बना दीजिए या फिर जो है फुटपाथ बना दीजिए यहाँ पे ताकि लोग ऐसे चल सकें। और अगर मैं बात करूं तो यार जो है सातवां लिखा हुआ है यहाँ पे गार्ड रेल्स, ये जो है ये जनरली यूज होता है जहाँ पे हमारा ये जो एम्बैंकमेंट पे हम ऐसे रोड बनाते हैं, अगर इस एम्बैंकमेंट की हाइट जनरली अगर 3 मीटर से ज्यादा होती है तो हम यहाँ पे ऐसे जो इस पिक्चर में दिखा हुआ है ऐसे यहाँ पे साइड में गार्ड रेल्स लगाते हैं ताकि इन केस अगर जो है अगर आपका जो व्हीकल है अगर वो थोड़ा सा मतलब जो है ऑफ ट्रैकिंग भी उसकी हो रही है तो मतलब वो ऐसे फॉल ना हो, तो ये जो है उसका यूज है गार्ड रेल्स का। ये सब हम बनाते हैं रोड मार्जिन जो हमने रखा था उसमें, तो यार ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे ट्रैफिक सेपरेटर की बात की हुई है या फिर इसको मीडियन भी बोलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रिवेंट हेड ऑन कोलिजन, तो यार ये तो आपने मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंट देखा होगा जब भी आप जो है हाईवेज वगैरह पे जाते हैं। यहाँ पे ये जो बीच में दिखाया हुआ है इधर अगर यहाँ पे ऐसे देखो तो ये जो है आपका ये है आपका मीडियन। ये कर क्या रहा है यार, ये सेग्रीगेट करता है आपके ट्रैफिक को, जो ट्रैफिक ऐसे इधर से जा रहा होगा और जो ट्रैफिक ऐसे इधर से आ रहा होगा इसको सेग्रीगेट कर देता है, यानी कि दोनों ट्रैफिक आमने सामने नहीं आएंगे, यानी कि जो है आपका हेड ऑन कोलिजन है वो प्रिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज आती है कि इसका विड्थ कितना रखेंगे, तो यार आईआरसी बोलता है कि जो है ये विड्थ है ये 5 मीटर होना चाहिए, यानी कि 5 मीटर तो आपको देना ही है। क्या होता है कि यार इतना स्पेस नहीं होता है तो मतलब जनरली इतना आपको दिखेगा नहीं, बहुत ही कम जगह दिखेगा, तो ये 3 मीटर तक रिड्यूस किया जा सकता है बट 3 मीटर तो आपको देना ही है। तो ये दो चीजें हैं, यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं मीडियन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे कर्व्स की बात की हुई है, तो यार ये क्या चीज है ये मैं आपको बता देता हूँ। जनरली ये जो है ना ये आपको अर्बन जो है रोड्स में उनमें दिखेगा। होता क्या है कि यहाँ पे सपोज करिए आपका जो है ये आपका रोड वे है, शोल्डर तो आपको जनरली दिखेगा नहीं आपको जो है अर्बन रोड्स में, लेकिन अगर होता भी है तो ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो है आप कर्व्स देते हैं कुछ ऐसे और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे ये फुटपाथ आ जाता है। तो यार मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो व्हीकल है यहाँ पे चल रहा है और मतलब ऐसे फुटपाथ पे ही चढ़ा दिया, क्योंकि हो सकता है फुटपाथ पे आपके काफी सारे लोग हों तो मतलब उनको अफेक्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसे सेपरेटर लगा देते हैं और उसी को हम बोलते हैं कर्व्स। तो यार ये जो है ये अलग अलग तरह के होते हैं, डिपेंड ऑन आर रिक्वायरमेंट। अगर पहली बात करें तो सबसे पहला है हमारा माउंट टेबल। ये जो होता है ये ऐसे कुछ कर्व की शेप में होता है जो यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ है और इसका जो हाइट है ये होता है 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर।
तो यार नाम से पता लग रहा है माउंटेबल, यानी कि ये इमरजेंसी के केस में इसको माउंट किया जा सकता है। यानी कि सपोज करिए आपने यहाँ पे जो है माउंटेबल जो है कर्व यहाँ पे लगा दिया, तो आपका व्हीकल अगर कुछ इमरजेंसी के केस है तो उस केस में इसको माउंट करके यहाँ पे आ सकता है। अगर सपोज करिए कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया फिर कुछ ऐसा, तो मतलब उस केस में मतलब ये जो व्हीकल है ये तब भी सेफ रहेगा। दूसरी चीज ये कि अगर सपोज करिए ये आपने यहाँ पे साइड में कुछ ऐसे टेम्पररी पार्किंग टाइप में बना रखा है, तो आपका व्हीकल जो है यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करके ऊपर आके यहाँ पे पार्क हो सकता है, तो वहीं पे आप जो है माउंटेबल जो है ये कर्ब्स लगाते हैं। दूसरा आता है आपका सेमी बैरियर टाइप। यार इसका हमने कुछ डिजाइन ऐसा किया है कि मतलब यहाँ पे हमने हाइट और ज्यादा रेज कर दिया है और हमने जो है कर्व है उसको खत्म कर दिया है और यहाँ पे वर्टिकल ऐसे दे दिया है और इधर 1:1 का स्लोप दे दिया है। तो यार इस केस में जो है आपका और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन बढ़ जाता है और आपका व्हीकल है वो वहां रोड को छोड़ के साइड में नहीं आएगा। बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी होगी, यानी कि सपोज करिए कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ ऐसा हो गया या फिर उसका व्हीकल का कंट्रोल खो गया, तो उसी केस में ये आ सकता है, वैसे नहीं आएगा। तो ये जनरली आप कब यूज करेंगे, जहाँ पे आपके सपोज करिए यहाँ पे आपका जो फुटपाथ था, यहाँ फुटपाथ पे अगर आपके जो है लोग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट आते जाते हैं, तो आप क्या करेंगे सेमी बैरियर टाइप लगा देंगे ताकि गलती से भी आपका जो व्हीकल है वो इधर नहीं आए। थर्ड जो आता है वो आता है बैरियर टाइप। तो यार ये जो बैरियर टाइप है ये नाम से ही पता लग रहा है कि ये कंप्लीट हमें आइसोलेशन चाहिए कि बिल्कुल ही व्हीकल जो है आपका जो अंदर ना आए। तो ये आप कब यूज करेंगे, अगर आप सोचो तो भी समझ में आ जाएगा। सपोज करें ये आप रोडवे हैं, तो ये रोडवे के साइड में अगर सपोज करिए थोड़ी सी दूर ही आपका यहाँ पे कुछ बिल्टअप एरिया है, यानी कि कुछ बिल्डिंग्स वगैरह है, तो यार हो सकता है आपका कोई ट्रक वगैरह कंट्रोल लूज कर दे और इधर जाके ऐसे हिट कर दे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मतलब ऐसे कंप्लीटली ऐसे वेरिएट टाइप का लगा देंगे कर्व, ताकि मतलब अगर ये व्हीकल कंट्रोल भी अगर लूज कर दे तो भी मतलब ये जो व्हीकल है ये ऐसे साइड में आके जो बिल्डिंग वगैरह यहाँ पे होगी उसको ऐसे हिट ना करे। उस केस में हम करेंगे वेरिएट टाइप यूज। तो यार ये तीनों में आपको ध्यान रखना है कौन सा कब यूज करते हैं, आपको लिखने में आ जाएगा ये मेंस में कि टाइप ऑफ कर्व्स को एक्सप्लेन करो। तो ये सब आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यार आपको चीज़ें सिंप्लीफाई हुई होंगी। बाकी आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी थोड़ा मतलब इस लेक्चर का फ़ायदा हो। और अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप यार ये जो चैनल है शिक्षा_पथ इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए, मैं ट्राई करूँगा उनको आंसर करने का। सो थैंक यू।